Welcome to E-Shiksha by Brajesh. आज हम झारखंड के प्राचीन काल के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित बारूदीह में माइक्रोलिथ, नवपाषाण सेल्ट, लौह स्लैग, पहिया निर्मित मिट्टी के बर्तन और लौह वस्तुओं, एक हंसिया सहित के प्रमाण मिले हैं। सबसे प्रारंभिक रेडियो कार्बन डेटिंग इस क्षेत्र के लिए 1401 से 837 ईसा पूर्व की सीमा बताती है। लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक आर्य पूर्व की ओर उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और लोहे के औजार अपनाए, जिससे जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन शैली अपनाने की अनुमति मिली। इस समय के दौरान मध्य गंगा के मैदान पर संबंधित लेकिन गैर वैदिक हिंदार्य संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में शहरों और बड़े राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है, का उदय हुआ। साथ ही श्रमण आंदोलनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की वैदिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी। ब्रोंखोर्स्ट के अनुसार श्रमण संस्कृति का उदय बृहद मगध में हुआ, जो हिंद यूरोपीय था लेकिन वैदिक नहीं। इस संस्कृति में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊंचा स्थान दिया गया और इसने वैदिक प्राधिकार और अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया। महाभारत में कर्क रेखा के निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को कर्क खंड कहा गया था। 6 उन दिनों झारखंड राज्य मगध और अंग का हिस्सा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था, जिन्हें सामूहिक रूप से अटविका वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। ये विजित राज्य अशोक के विस्तारवादी शासनकाल लगभग 232 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य साम्राज्य के आधिपत्य में आ गए। ब्राह्मी शिलालेख पलामू जिले के करबातला और खूंटी जिले के सारिडकेल में पाया गया है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। सारिडकेल के प्राचीन स्थल में पकी हुई ईंटों के घर, लाल बर्तन, तांबे के उपकरण, सिक्के और लोहे के उपकरण पाए गए, जो प्रारंभिक शताब्दी ईसवी सन के हैं। समुद्रगुप्त ने वर्तमान छोटा नागपुर क्षेत्र, उत्तर और दक्षिण से गुजरते हुए महानदी घाटी में दक्षिण कोशल राज्य के खिलाफ पहला हमला किया। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग इस क्षेत्र से गुजरे थे। उन्होंने कर्ण सुवर्ण राज्य का वर्णन किया और शशांक को शासक के रूप में दर्शाया। राज्य के उत्तर में मगध, पूर्व में चंपा, पश्चिम में महेंद्र और दक्षिण में उड़ीसा था। यह क्षेत्र पाल साम्राज्य का भी हिस्सा था। हजारीबाग में एक बौद्ध मठ की खोज की गई है, जिसे 10वीं शताब्दी में पाल शासन के दौरान बनाया गया था। भीमकर्ण मध्यकाल में नागवंशी राजा थे, जिन्होंने सरगुजा के रक्सेल राजवंश को हराया। आधुनिक काल। मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल की शुरुआत तक यह क्षेत्र कई राजवंशों के शासन के अधीन था, जिनमें नागवंशी, खयारवाला, रामगढ़ राज, रक्सेल, चेरो राज, धनवार और कोदरमा के खड़गड़िया जमींदारी संपदा, गादी पालगंज और लेडो गादी शामिल थे। अकबरनामा में छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड बताया गया है। मुगल काल के दौरान यह क्षेत्र, जिसे खुखरा के नाम से जाना जाता था, अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर को एक विद्रोही अफगान सरदार जुनैद करारानी के बारे में सूचित किया गया था, जिसका ठिकाना छोटा नागपुर था। इस क्षेत्र में हीरे मिलने की सूचना भी सम्राट को मिली। नतीजतन अकबर ने शाहबाज खान कम्बोह को खुखरा पर हमला करने का आदेश दिया। उस समय खुखरा में 42वें नागवंशी राजा मधु सिंह शासन कर रहे थे।
अकबर की सेना ने राजा को हरा दिया और मुगलों को देय वार्षिक राजस्व के रूप में 6,000 रुपए की राशि तय की गई। अकबर के शासनकाल तक छोटा नागपुर मुगलों के आधिपत्य में नहीं आया था और नागवंशी शासक स्वतंत्र शासकों के रूप में इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। सम्राट जहांगीर के शासनकाल के आगमन तक राजा दुर्जन शाह छोटा नागपुर में सत्ता में आ गए थे। उन्होंने अकबर द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। जहांगीर ने इब्राहिम खान, बिहार के गवर्नर, को खुखरा पर हमला करने का आदेश दिया। जहांगीर के इरादे दो तरफा थे, दुर्जन शाह को हराना और शंख नदी में पाए गए हीरे हासिल करना। 1615 में इब्राहिम खान ने खुखरा के खिलाफ चढ़ाई की और दुर्जन शाह को हराया। उसे बंदी बनाकर पटना ले गया और अंत में उसे ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया। कारावास 12 वर्ष तक चला। आखिरकार जहांगीर ने साल की असली हीरों को पहचानने की कुशलता को समझने के बाद उसे रिहा कर दिया। सम्राट जहांगीर द्वारा उन्हें शाह की उपाधि प्रदान की गई और उनका राज्य पुनः स्थापित किया गया। दुर्जन शाह ने राजधानी को खुखरागढ़ से दोईसा स्थानांतरित कर दिया, जिसे नवर्तनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्जन साल का शासनकाल लगभग 13 वर्षों तक चला। उनकी मृत्यु 1639 या 1640 में हुई। उनके उत्तराधिकारी राजा राम शाह थे, जिन्होंने 1640 से 1663 तक शासन किया। उन्होंने 1643 में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उनके पुत्र रघुनाथ शाह उनके उत्तराधिकारी बने। पलामू जिले में मैदानी इलाके में पुराना किला रक्सेल राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था। हालांकि यह राजा मेदिनी राय 1658 से 1674 के शासनकाल के दौरान था, जिन्होंने पलामू में 1658 से 1674 तक शासन किया था। पुराने किले को एक रक्षात्मक संरचना में फिर से बनाया गया था। उनका शासन दक्षिण गया और हजारीबाग के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उन्होंने नवर्तनगढ़ पर हमला किया और उसे हरा दिया। युद्ध इनाम के साथ उन्होंने सतबरवा के करीब निचले किले का निर्माण किया। मेदिनी राय की मृत्यु के बाद चेरो राजवंश के शाही परिवार के भीतर प्रतिद्वंद्विता थी, जो अंततः इसके पतन का कारण बना। यह दरबार के मंत्रियों और सलाहकारों द्वारा तैयार किया गया था। दाऊद खान, जिसने 3 अप्रैल 1660 को पटना से अपना आक्रमण शुरू किया, ने गया जिले के दक्षिण में हमला किया और अंततः 9 दिसंबर 1660 को पलामू किलों पर पहुंच गया। आत्मसमर्पण और श्रद्धांजलि के भुगतान की शर्तें चेरों को स्वीकार्य नहीं थीं। दाऊद खान स्पष्ट रूप से चेरों का इस्लाम में पूर्ण रूपांतरण चाहता था। इसके बाद खान ने किलों पर सिलसिलेवार हमले किए। चेरों ने किलों की रक्षा की, लेकिन अंततः हार गए और जंगलों में भाग गए। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मुगल शासन फिर से लागू कर दिया गया। एक 1765 में यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया, जब चित्रजीत राय के भतीजे गोपाल राय ने उन्हें धोखा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना काउंसिल को किले पर हमला करने में मदद की। जब 28 जनवरी 1771 को कैप्टन कैमक द्वारा नए किले पर हमला किया गया, तो चेरो सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें पुराने किले में पीछे हटना पड़ा। इससे ब्रिटिश सेना को बिना किसी संघर्ष के पहाड़ी पर स्थित नए किले पर कब्जा करने में मदद मिली। यह स्थान रणनीतिक था और ब्रिटिशों को पुराने किले पर तोप समर्थित हमले करने में सक्षम बनाता था। चेरो ने अपनी तोपों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 19 मार्च 1771 को पुराने किले को अंग्रेजों ने घेर लिया। किले पर अंततः 1772 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
नागवंश और रामगढ़ के क्षेत्र भी ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गए। खड़गड़िया साम्राज्य, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब रक्सेल राजवंश कबीला खड़गड़िया गादी के घाट वालों को प्रभावित करने में सक्षम था, वह भी ब्रिटिश राज के अंतर्गत आया। इलाहाबाद की संधि के बाद यह क्षेत्र शेष सूबा बंगाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गया। राज्य काफी कम हो गया था। 1809 में खड़गड़िया के महाराजा धनवार के राजा बने। खड़गड़िया गादी अर्धस्वतंत्र सरदार थे। कैप्टन कैमक ने इन गादियों के शासकों को अपने प्रमुख क्षेत्रों में बहुत प्रमुख पाया और परिणामस्वरूप इन गादियों को स्थायी रूप से जमींदारी संपदा के रूप में बसाया गया। कोडरमा, गादी, पालगंज और लेडो गादी जिले में उल्लेखनीय जमींदारी संपदाएं थीं। छोटा नागपुर पठार में अन्य रियासतें मराठा साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र में आती थीं, लेकिन आंग्ल मराठा युद्धों के परिणामस्वरूप वे ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक राज्य बन गए, जिन्हें छोटा नागपुर सहायक राज्य के रूप में जाना जाता है। और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।